सो हेलो बच्चों, आज हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि ब्लॉक्स एंड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जैसे दो ब्लॉक रहते हैं, कोई ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी भी ब्लॉक पे लग सकता है। यहाँ पे ये ऊपर में लग रहा है एंड दिस सरफेस इज स्मूथ। ये ग्राउंड जो सरफेस है दैट इज स्मूथ एंड a friction force is acting between two blocks। 10 और 20 केजी के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें इसमें फाइंड करना है, व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स हमें सिर्फ ऊपर में लग रहा है। तो बच्चों ऐसे प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन और फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमें पहले पता चले। तो जैसे इस केस में भी देख सकते हैं, अगर ये 10 केजी पे एक्सटर्नल फोर्स 120 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पे एक 20 केजी के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 10 केजी पे वो पीछे की तरफ लगेगा, ऐसे कुछ करके ये F हो जाएगा। और बाय न्यूटन थर्ड लॉ दैट इज फ्रिक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। अगर 20 केजी ने 10 केजी पे फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू 20 केजी फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन 10 केजी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो ड्यू टू 10 केजी फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन 20 केजी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव स्लिपिंग। ठीक है, चाहे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, स्लिपिंग की टेंडेंसी को अपोज करता है। सो ड्यू टू 10 केजी स्लिप किधर होना चाहेगा, आगे की तरफ विथ रेस्पेक्ट टू 20 केजी। तो 20 केजी ने फ्रिक्शनल फोर्सेस पे किधर लगाए, पीछे की तरफ। और विथ रेस्पेक्ट टू 10 केजी 20 केजी किधर स्लिप होना चाहेगा, पीछे की तरफ। ऐसा वो इसको जब ये आगे जाएगा ना तो इसको लगेगा 20 केजी पीछे जा रहा है, तो इसने इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया कि आगे की तरफ कि तू भी चल भाई। ठीक है, तो अब हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करनी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हम सबसे पहले एक एजम्पशन लेंगे कि सपोज बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विथ ए कॉमन एक्सेलरेशन। अगर कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक मूव कर रहते होते तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज एन इंटरनल फोर्स आ जाएगा। और एक सिस्टम हम मान लेंगे, क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं साथ साथ, तो एक सिस्टम में मान लिया 30 केजी का 10 + 20 के हिसाब से। और इस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आ गया 120 न्यूटन। फ्रिक्शन को मैंने हटा दिया क्योंकि फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज ए इंटरनल फोर्सेस नाउ बिकॉज आई हैव टेकन एज अ होल। ठीक है, अब जैसे ही फ्रिक्शन हट गया है, चाहे 120 न्यूटन लग रहा है इस पे, तो हम कॉमन जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो हम निकालेंगे F/30, दैट विल बी 120/30, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा कॉमन एक्सेलरेशन आ रहा है। इस कॉमन एक्सेलरेशन अगर ये है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है ये पहले पता करते हैं। तो किसी भी एक ब्लॉक पे आप लेके पता कर सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग ऑन 20 केजी ओनली, बिकॉज 20 केजी को आगे की तरफ कौन मूव करा रहा है बच्चों, तो 20 केजी को आगे की तरफ सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स मूव करा रहा है। ठीक है, तो 20 केजी पे जो फोर्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा N1 ग्राउंड के तरफ से, और एक N2 लगेगा जो 10 केजी लगा रहा होगा ड्यू टू 10 केजी, और एक mg लगेगा। तो यहाँ पे N1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N2 + mg। ठीक है, और फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट कितना है यहाँ पे बच्चों, देखिए अगर Fx नेट लिखेंगे इसके x डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, तो मैं लिखूंगा Fx नेट इक्वल टू F, और वो किसके इक्वल होगा 20 × AC। और AC की वैल्यू हमें पहले ही से पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाती है 80 न्यूटन। अरे बाप, सच ए लार्ज फ्रिक्शन वी नीड। अच्छा, तो हम अब चेक करेंगे, ये तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है दोनों ब्लॉक को साथ चलाने के लिए। तो हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, तो हम 10 केजी पे ले लेते हैं अवेलेबल फ्रिक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक 10G नीचे की तरफ लग रहा है, एक N लग रहा है, और यहाँ पे F लग रहा है 120 न्यूटन, और F
इधर लग रहा है। तो एफ मैक्स हम लिख सकते हैं बच्चों म्यू इंटू एन, दैट विल बी 0.3 इंटू एन, एन की वैल्यू आई है 10 इंटू 10, दैट विल बी 30 न्यूटन का हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन बचा है। हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? 30 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है 80 न्यूटन की। मतलब जो हमने एजम्पशन लिया है कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, दिस एजम्पशन इज रॉन्ग। ये एजम्पशन रॉन्ग है। मतलब बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो अब डिफरेंट एक्सेलरेशन से अब हमें पता चल गया है कि दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करें, तो हम दोनों ब्लॉक को डिफरेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो 20 kg को तो मूव करा रहा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ये एफ मैक्स से मूव करेगा, क्योंकि नाउ बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो आएंगे नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू ऑफ ये कितना आ जाएगा? ये आया है आपका 30 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों एफ मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20 इंटू A2। अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन A2 बोलूँ तो A2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 30/20, दैट विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगी A2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर A1 की बात करें बच्चों, A1 की 10 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो 10 kg का एक्सेलरेशन मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। 10 kg का एक्सेलरेशन बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे 120 न्यूटन लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो इसके लिए अगर मैं x डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करूँ तो ये हो जाएगा 120 माइनस एफ मैक्स इक्वल टू 10 इंटू A1, ये A1 से जा रहा है, तो 120 माइनस 30 10 A1, तो A1 की यहाँ से वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो 10 kg का ब्लॉक है वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और जो 20 kg का ब्लॉक है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। मतलब कुछ देर के बाद 10 kg का ब्लॉक 20 kg से गिर जाएगा। ओके। सो ऐसे प्रॉब्लम को आप इस एजम्पशन से पहले कॉमन एक्सेलरेशन मूव किए, फिर फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है और अवेलेबिलिटी कैसे चेक करके ऐसे प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज, अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो ये जेई मेंस लेवल का स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर का ये स्टैंडर्ड नहीं है। इस पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो those things we will see in next video.